सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल द राहुल शर्मा ऑफिशियल पर। और जैसे कि आप आज देख पा रहे हैं, हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं हमारे साथ। वन ऑफ द टॉप अचीवर ऑफ सीयूईटी 2023, दैट इज स्तुति आनंद फॉर यू। आज हम इनसे जानेंगे क्या इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रही, क्या ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को देना चाहेंगे और किस तरीके से इनका एक्सपीरियंस आपके प्रिपरेशन के अंदर और ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रह सकता है इन द प्रिपरेशन ऑफ सीयूईटी 2024। स्तुति आनंद जी, आपके साथ स्टार्ट करेंगे आपके इंट्रोडक्शन के साथ, और साथ ही साथ अपना स्कोर बताइए एक बार कि आपका क्या स्कोर रहा, ताकि बच्चों को पता लगे कि क्या यूजफुल इनपुट्स उनको आपसे मिल सकते हैं। Yeah, तो CUET में मेरा raw score was 754, but after normalization it became 757.95. Yeah, लकी यू। yeah. So I aspired to be an investment banker or a chartered accountant. ओके। Apart from that, I would love to crack UPSC as well, but my सो main aim is investment. okay, so right now, are you targeting any college or course, or what's your say on that? I am targeting SRCC Okay. right now or any North Campus college. तो अभी आपका फर्स्ट राउंड के अंदर कुछ हुआ लौट आपको या अभी नहीं हुआ है? From me, I got Guru Gobind Singh College of Commerce, which was my eighth preference. Okay. Okay, so hopefully in the next round we will be able to get a decent college. जैसे कि मैंने बात ही करी थी कि गोविंदा एंड मेगा गॉट एसआरसीसी इन फर्स्ट राउंड, और उनका स्कोर भी बहुत ज्यादा डिफरेंस में नहीं था आपसे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके चांसेस रहेंगे आई थिंक सेकंड राउंड में आपको एसआरसीसी मिलने के। तो आप अपना थोड़ा फीलिंग बताना चाहेंगे जब आपका सीयूईटी का स्कोर आया। जैसे मैंने बात करी, इस बार नॉर्मलाइजेशन के बाद काफी बच्चों का स्कोर कम हुआ, तभी मैंने आपको बोला लकी कि आपका ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट इंक्रीज हुआ। नहीं तो बच्चों का 100 मार्क्स, 50 मार्क्स, 150 मार्क्स तक इस बार स्लैशिंग हुआ। तो क्या आपका फीलिंग था, किस तरीके से आपने फील किया उस मोमेंट को, उसके बारे में आप कुछ अगर बताना चाहेंगे तो। So it was shocking क्योंकि पहले तो एक्सटेंड होकर डेट 17th की हो गई थी, बट सडनली वो 15th को आ गया। तो पहले बार तो मैं शॉक में थी अचानक से कैसे आ गया, बट ओपन करने के बाद मुझे सबसे बड़ा शॉक तब लगा जब मुझे इकोनॉमिक्स, मैथ्स एंड बीएसटी का रिजल्ट पता चला। बीएसटी में आई गॉट 192, इकोनॉमिक्स में 200 एंड मैथ्स में 170। मैथ्स में डिफिकल्ट पेपर आया था, मेरे बैच का डिफिकल्ट था, तो तब भी वाज अ गुड स्कोर। 757 डिसेंट स्कोर है, तो नॉर्थ कैंपस तो एस्पायर कर सकते थे। यस। एंड ओवरऑल आई वाज ओके। ओके, दैट इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग कि आप सेटिस्फाइड हो एक्चुअली, क्योंकि सेटिस्फेक्शन इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो जैसे आपकी क्लास 12 की प्रिपरेशन होती है बोर्ड्स की, और सीयूईटी की प्रिपरेशन होती है, दोनों की प्रिपरेशन के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या रहता है, अगर आप बताना चाहें बच्चों को जो प्रिपेयर करने वाले हैं, कि क्या बेसिक डिफरेंस रहेगा उन दोनों प्रिपरेशन में? दो में बेसिक डिफरेंस यही रहता है कि सीयूईटी में आपको बेसिक्स पे ज्यादा फोकस करना होता है, क्वेश्चंस पर इतना नहीं करना होता। अगर आपकी बेसिक्स क्लियर है और आपका माइंड, आप उस मोमेंट में प्रेजेंट हो, एक्चुअली आपको जोन आउट नहीं होना है पेपर में, बस बाकी सब सेम रहता है। ओके। और एक कंफ्यूजन काफी ज्यादा रहती है बच्चों को कि आप सीयूईटी की प्रिपरेशन जब 12th क्लास के अंदर आप एंटर करते हो, तो साथ में ही स्टार्ट कर दो, या पहले आप अपने बोर्ड्स तो उसके बाद सीयूईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो आपने क्या किया था इन दोनों में से, या आपकी क्या प्रेफरेंस है इसमें? मैंने बोर्ड्स के बाद स्टार्ट करा था। एक्चुअली ओके। मैंने बोर्ड्स के बाद 1 मंथ का ब्रेक लिया था, फिर हम्म। लास्ट का जो 1 मंथ बचा था तब मैंने स्टार्ट करा था। लेकिन मैं बोलूंगी कि स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा करते रहो, क्योंकि हाँ लास्ट में प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जी। एक्चुअली ऐसा होता है क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आपके 12th बोर्ड्स के अंदर रिलेटेड भी होते हैं, जो आपके सीयूईटी में आ रहे हैं। तो आपको नए उन टॉपिक्स को भी पढ़ना है, साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि 12th बोर्ड्स आपका मोर दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव पेपर, और सीयूईटी आपका एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है। तो उसके ऊपर भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका 12th बोर्ड्स और आपका सीयूईटी है एमसीक्यूज बेस्ड, तो किस तरीके से आपकी कुछ अलग स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए उसकी प्रिपरेशन में, या सेम आपको तैयारी करनी है जैसे आप 12th बोर्ड्स कर रहे थे? स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए, बस एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी में से ही आएगा। हाँ हाँ। बोर्ड्स में ये होता है कि कॉमन क्वेश्चंस आते रहते हैं, एक क्वेश्चन हम्म। कॉमन होता है, दूसरे क्वेश्चंस कॉमन होते हैं हर चैप्टर में से, तो हम्म। वही आते हैं। लेकिन हम्म। सीयूईटी में ऐसा नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, यस। बस और ये मेन एंड है। जो आपने बोला कि एनसीईआरटी, जो स्तुति ने बोला, वो मैं हमेशा अपने सेशंस में भी बोलता हूँ, एनसीईआरटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस वहां से आ रहे होते हैं। आपने भी वही एक्सपीरियंस किया होगा स्तुति, राइट? राइट। ओके, तो कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि आपने एक लंबी सीयूईटी की जर्नी यहाँ से ली है, पहले आपके एग्जाम्स काफी ज्यादा पोस्टपोन हुए, फिर आपकी प्रोविजनल आंसर की इसके अंदर काफी सारे इश्यूज देखने को मिले, रिजल्ट आपका कभी पोस्टपोन हुआ, फिर 17 जुलाई पता लगा, उससे पहले रिजल्ट आ गया।
तो काफी सारे अप्स एंड डाउन्स तो रहते ही है, बट आपके एक्सपीरियंस की बेसिस पर एकेडमिकली, प्रिपरेशन वाइज या मेंटल हेल्थ वाइज कुछ भी आप टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहे लर्नर्स को जो उनकी डेफिनेटली हेल्प कर पाए इन द नेक्स्ट ईयर। मेन तो ये है, अगर बोर्ड्स अच्छे नहीं गए तो उसे भूल जाओ। बोर्ड्स जैसे जाने से चले गए, अब सीयूईटी पे फोकस करो क्योंकि एंड में वो मैटर करता है। लेकिन बोर्ड्स के रिजल्ट मैटर करता है टाई ब्रेकर में। लेकिन जो हो गया उसे भूल जाओ। सेकंड, एमसीक्यूज पे फोकस करो, लेकिन एमसीक्यूज से पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा तो एमसीक्यूज भी नहीं होने वाले। दैट्स इट, यही मेरी स्ट्रेटजी है। एंड थोड़ा बहुत मेंटल ब्रेकडाउन होगा, रोना उसके आएगा लिए बीच में, हाँ, होता है। उसके लिए इमोशनल प्रिपेयर रहना ब्रेकडाउन, पड़ेगा। इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। ओके ओके ओके। और घर एक चीज वाले और आप सुनाने की, क्या, सॉरी। घर वाले भी सुनाएंगे, रिलेटिव्स भी सुनाएंगे, लेकिन प्रिपेयर्ड हो। वो तो देखो, हर स्टूडेंट का कोई भी अगर आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो तो वो तो उसकी जर्नी का पार्ट ही बन जाता है एक तरह से, वो तो आपका 12th बोर्ड्स का भी पार्ट बनता है। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा स्तुति, जैसे हमने बहुत सारे मॉक पेपर्स कंडक्ट किए थे, यू वर द पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द मॉक पेपर सेशंस एज वेल, तो क्या उसकी इंपॉर्टेंस आपको फील हुई व्हाइल गिविंग द एग्जाम या आफ्टर द एग्जाम की? मॉक पेपर्स की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी सीयूईटी प्रिपरेशन में? मॉक पेपर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको पता चल जाता है कि आपको एग्जैक्टली किस एरिया पे फोकस करना है। अगर आपको पता है कोई चैप्टर मैक्स टू मैक्स उसके 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे तो उससे आप स्किप कर सकते हो या फिर एंड के लिए बचा सकते हो। लेकिन मेन चैप्टर्स, बीएसटी में कुछ मेन चैप्टर्स है, उस पर अगर आप फोकस करोगे तो आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर हो जाएगा। और ऊपर से एक एडवांटेज रहती है कि आप 10 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। Yes. तो उस अकॉर्डिंग अपना देखो आपका वीक पॉइंट कौन सा है एंड आपका स्ट्रेंथ कहाँ लाई करती है। वेल सेड। और जैसे आपने अभी बात करी 10 क्वेश्चंस आपके पास चॉइस आती है कि आप उनको स्किप कर सकते हो, वहां पे भी काफी बच्चे जो है वो गलती कर देते हैं, वो प्रॉपरली सोच नहीं पाते कि उनको कौन से 10 क्वेश्चंस को स्किप करना है या कौन से 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो उसको लेकर आपने कुछ स्पेसिफिकली सोचा था, या आपको क्या लगता है किस तरीके से उसको हमें मैनेज करना चाहिए? मैंने ये सोचा था जो क्वेश्चंस हो रहे हैं उसे कर लो। जैसे मैं बीएसटी में एक चैप्टर छोड़ कर गई थी, वो काफी हेवी वेटेज वाला चैप्टर था। ओके। डायरेक्टिंग में छोड़ कर गई थी, तो मुझे ओके पता था कि इसके क्वेश्चन तो मैंने स्किप करूंगी, मुझे पढ़ने ही नहीं है इसके क्वेश्चंस, तो स्किप कर ओके दूंगी। और स्किप करने के बाद जितने क्वेश्चंस रहते हैं उन्हें अटेम्प्ट करो। ओके। फिर पहले इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर जो नहीं आते हैं वो फिर एंड में देखो कि कौन से करने हैं कौन से नहीं करने। एंड 2-3 क्वेश्चंस में आप रिस्क ले सकते हो। गुड। ओके, तो बेसिकली आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि आप सारे क्वेश्चंस कम से कम एक बार बाउच करो, आपने सारे क्वेश्चंस देखे हो, तब आपको शायद ज्यादा बेटर पता लगेगा कि कौन सी टॉप 40 क्वेश्चंस आपको बेस्ट आते हैं, राइट? नहीं, फ्लो के साथ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन दिखा आता है कर लो, नहीं आता नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है। 45 मिनट्स का बीएसटी का पेपर होता है। टाइम मैनेजमेंट की इतनी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ऐसे करोगे फ्लो वाइज तो। यस यस। और अगर आप तो बीच में आप, अटक गए तो आप होगा नहीं। हाँ वो तो है, वो तो होता ही है एग्जाम हॉल के अंदर, अगर आप एक बार अटके तो वो कहीं ना कहीं आपके सारे क्वेश्चंस को, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को भी इफेक्ट करता है। तो जैसे आपने अभी टाइम मैनेजमेंट की बात करी, अगर आपको याद हो एस्टिमेटेड आपको कितना टाइम लगा बीएसटी और इको के पेपर को सॉल्व करने में, कंप्लीट करने में? बीएसटी के पेपर को सॉल्व करने में मुझे लगे 35 मिनट्स, मेरा 10 ओके। मिनट्स पहले हो गया पेपर। और इकोनॉमिक्स का पेपर मैंने 35-40 मिनट्स में कर लिया था। इकोनॉमिक्स का 1 आवर पेपर था। हाँ जी। तो जो आपका बचा हुआ टाइम था किसी भी पेपर में, चाहे बीएसटी था आपका या इको था या कोई और पेपर के अंदर, अगर आपका टाइम बचा तो आपने क्या किया उस टाइम पीरियड के अंदर? मैंने रिवाइज करे क्वेश्चंस, एंड क्योंकि जो रफ शीट मिली थी मैंने उसमें क्वेश्चन वाइज ना कुछ रफ वर्क करा था। ऐसा ओके। नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 एक पेज पे है, क्वेश्चन नंबर 17 किसी और ही पेज पे जा रहा है, थर्ड किसी और क्वेश्चन पे नहीं। मैंने ऑर्डर में करा हुआ था, उसको रिवाइज कर रही थी। इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स रिवाइज कर रही थी। बीएसटी में कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो ढूंढ रही थी। मैंने कीवर्ड्स तो नहीं मिक्स कर दिए वेरी गुड। क्योंकि वेरी इसमें होता है कीवर्ड्स गुड। मिक्स हो जाते हैं, तो वो देख रही थी। और उसके अलावा मैंने कुछ नहीं करा। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर स्तुति ने मेंशन किया कि इनकेस अगर आप कोई भी रफ वर्क करते हो तो वहां पर आपका क्वेश्चन वाइज मेंशन हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। इनकेस आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है, आपको ढूंढना है कि आपने उसकी कैलकुलेशन है जो भी आपने रफ वर्क किया वो कहाँ किया, अब आप शीट में पूरा ढूंढ नहीं सकते, और कई बार एग्जाम के अंदर इतना टाइम नहीं होता कि आप फिर से पूरी कैलकुलेशन करने बैठो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्तुति ने बोला जो आपके नोट करने वाला है, कि जब भी आप रफ काम करो आप क्वेश्चन वाइज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बच्चों को लगता है कि वहां पे टाइम लग रहा है ज्यादा, बट वो एक्चुअली टाइम सेव हो रहा है आपका बात के लिए। दो दो बार किसी भी चीज को करने से अच्छा अगर आप पहले थोड़ा सा टाइम उसके ऊपर ज्यादा लगा के करोगे तो डेफिनेटली वो आपको टाइम सेव ही करके देगा वहां से। एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आपने अभी 12th के अंदर आपके क्या स्कोर था अगर आप बताना चाहे तो? ट्वेल्थ में मेरे थे 89.6%। मैथ्स में कम रह गया था इसलिए मेरी परसेंटेज डाउन हो गई। ओके। और अभी वैसे आपने होता जनरल है। टेस्ट भी दिया था सीयूईटी में?
जनरल टेस्ट तो मैंने एज अ बैकअप दिया था। मेरे जनरल ओके। टेस्ट में 164 आए हैं, तो इतना अच्छा स्कोर भी नहीं है, इतना बुरा स्कोर भी नहीं है। ओके, बैकअप प्लान था मेरा, क्योंकि मेन कॉम्बिनेशन जो डीओ में जानी थी वो हाँ जी, इंग्लिश प्लस पॉपुलर डोमेन्स की जानी थी, तो बिल्कुल। इसलिए। ओके, जनरल टेस्ट मैंने स्पेसिफिकली इसलिए पूछा क्योंकि मैंने आपके स्कोर कार्ड के अंदर जनरल टेस्ट का परसेंटाइल देखा जो मुझे डिसेंट लगा, क्योंकि इस बार जनरल टेस्ट के अंदर काफी बच्चों के बहुत परसेंटाइल कम नंबर मेरा आए। अच्छा था। हाँ, परसेंटाइल आई परसेंटाइल थिंक। मेरा अच्छा था, लेकिन परसेंटाइल में ये होता है ना कि 100% का मतलब ये नहीं है कि आपने 200 स्कोर कर रहे हैं, 250 स्कोर यस। कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है आपने कितना बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो हाँ, मैक्सिमम लोगों ने जनरल टेस्ट एज अ बैकअप रखा हुआ था, हाँ, तो जनरल या टेस्ट को उनकी लेकर, कॉम्पिटिशन। हाँ जी, तो जनरल टेस्ट को लेकर आपने कुछ अलग से प्रिपरेशन की थी या सिर्फ आपने बैकअप कर रखा था और थोड़ी बहुत ही प्रिपरेशन आपने की, उसमें क्या रहा आपका? मैंने बस बहुत ऊपर ऊपर से प्रिपरेशन करी थी, रफली कर लिया जो करना था। हम्म। उसमें मैक्सिमम आती है आपकी बेसिक मैथ्स। इतनी तो हम्म। बेसिक सबने पढ़ी होती है कि आप फेल नहीं हो जी। सकते जनरल टेस्ट में। ऐसा हाँ कुछ हाँ। नहीं है, फेल होना पॉसिबल नहीं है जनरल टेस्ट में। अगर आपने मैथ्स थोड़ी सी भी पढ़ी है ना, थोड़ी सी भी हाँ। याद है, आप कर सकते हो। एंड जीके, वो तो कहीं से भी आ सकते हो, एट रैंडम आती है, तो उसकी टेंशन मत लो। जीके का पोर्शन इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन अगेन वो आपकी शिफ्ट पर डिपेंड करता है, आपकी शिफ्ट में कैसा पेपर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल इजी होता है, फेल नहीं होगे, इसकी टेंशन मत लो। ओके। और कॉम्बिनेशन देख कर जाना कि आपकी बिल्कुल, कोर्स की क्या कॉम्बिनेशन है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, कॉम्बिनेशन देखना, सिलेबस चेक करना। ये आपकी बेसिक चीजें हैं, इसकी उसके बेसिस पर ही आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए हमेशा, क्योंकि काफी बच्चे कॉम्बिनेशन के अंदर भी दिक्कत करते हैं। जैसे आपको क्लियर था कि आपके लिए जीटी इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले हो, तो डेफिनेटली वो जीटी वाला टाइम आप अपने बाकी डोमेन से कोई भी सब्जेक्ट को दे सकते हो, लैंग्वेज को दे सकते हो, और जीटी के अंदर आप अपनी मतलब ल्यू फॉर्म प्रिपरेशन के साथ भी जा सकते हो, राइट। एक और चीज आपसे जी, पूछना चाहूंगा, हाँ जी जीटी बताइए। कुछ बोलिए बोलिए। कोर्सेज में जीटी भी इम्पोर्टेंट है दिल्ली हाँ यूनिवर्सिटी जी। में, ऐसी बात नहीं है। तो हम्म। वो देखना पड़ेगा। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा था, जैसे अभी आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करी, तो अभी आपने एनरोलमेंट कर लिया उसके अंदर अभी, या आप सोच रहे हैं कि वहां पर जाना है या नहीं? मैं सोच रही हूँ कि उसे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। मेरा मेन, देखिए मेरा तो मेन इन्वेस्टमेंट बैंकर ही है ना, तो वो बैकअप में यूपीएससी एंड चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकअप में है कि देखा जाएगा अभी। ओके। ऐसा जितना सी प्लान नहीं है। जी। और अभी आपने एसएलसीसी की बात करी थी जो आपका फर्स्ट प्रेफर्ड कॉलेज है, तो अभी आप कौन सा कोर्स वहां पर परस्यू करना चाह रहे हैं? बीकॉम ऑनर्स, मेरा बीकॉम मेन ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स। तो टॉप 3 प्रेफरेंसेस क्या रही थी आपकी अभी प्रेफरेंस फिलिंग करते हुए? अकाउंटेंसी, बीकॉम ऑनर्स, एलएसआर, बीकॉम ऑनर्स और हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज को बीकॉम आपने ऑनर्स। नंबर 3 पर रखा है, एलएसआर को नंबर 2 पे, राइट? ओके, तो ये बात भी समझने वाली है कि काफी बच्चों को लगता है, मैंने बार बार वीडियोस के अंदर बोला कि एलएसआर के लिए काफी बच्चे एक्चुअली नॉर्थ कैंपस को स्किप करते हैं। जैसे कि अभी आपने हिंदू से ऊपर रखा है एलएसआर को, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, पहले आपको अपने कॉम्बिनेशन पे क्लियर होना चाहिए, अपनी प्रिपरेशन पे क्लियर होना चाहिए, और बाद में जब आप अपनी प्रेफरेंस फिलिंग करते हैं तो उसके अंदर भी आपको कॉलेज वाइज भी क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन से कॉलेज को ऊपर कौन से को नीचे रखना है। खुद ही बनानी पड़ती है एंड में आकर, आप हाँ, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते कहीं से। वो आपकी खुद की कस्टमाइज्ड होती है। आपको, कस्टमाइज होनी आप चाहिए। गाइड, आपको हम्म। यूट्यूबर्स गाइड कर सकते हैं प्रेफरेंस लिस्ट में, लेकिन एंड में आकर वो आपके अकॉर्डिंग ही बनती है। बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो जैसे एक और मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है इस इस बारे में कि अभी आपने जब सीयूईटी की प्रिपरेशन की थी तो वो आपकी सेल्फ प्रिपरेशन थी या आपने कहीं से स्टडी करी थी, या क्या था आपका? क्योंकि काफी बच्चों को डाउट रहता है कि क्या सेल्फ प्रिपरेशन के साथ वो सीयूईटी को क्रैक कर सकते हैं अच्छे नंबर के साथ या अच्छे स्कोर के साथ? मैंने सेल्फ प्रिपरेशन भी करी थी और मैंने अन अकेडमी से भी करी थी। मैंने आपके मॉक पेपर्स भी अटेम्प्ट करे हैं बहुत सारे, वो अच्छे थे, थैंक यू सो मच उसके लिए। वैसे अगर बोला जाए तो सेल्फ प्रिपरेशन हर बार इनफ नहीं रहती, ओके। हर बार इनफ नहीं रहती। लेकिन ऐसा होता है, अगर आप कहीं और से करते हो, कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हो, तो आपको एक गाइडेंस मिल जाती है, आपको मेंटोरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, तो आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए। रिकमेंडेड है, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। मैं रिकमेंड कर सकती हूँ, बट कंपल्सरी नहीं है। अन अकेडमी का आई थिंक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था ना? सब्सक्रिप्शन मैंने प्लस का लिया था। लिया था आपने? ओके ओके, आई वाज नॉट अवेयर अबाउट दैट। तो स्तुति का सीधा से कहना है कि वो भी टोटली आपके प्रिपरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप सेल्फ स्टडी से क्या कर सकते हो या नहीं कर सकते। जी, काफी बच्चे होते हैं उनका सेल्फ कंट्रोल काफी ज्यादा अच्छा होता है, और इनकेस अगर उन्होंने 12th बोर्ड्स के अंदर अपनी सारी कोचिंग वगैरह अच्छे से लिया, उनको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तो बोर्ड्स के अंदर और सीयूईटी के अंदर बहुत सारा सिलेबस का डिफरेंस नहीं होता। तो अगर आप चाहें तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, बट दैट इज टोटली योर चॉइस। अगर आपको लगता है कि आपका सेल्फ कंट्रोल अच्छा नहीं है, तो टीचर्स आपको डेफिनेटली वहाँ पर मोटिवेट कर सकते हैं, साथ साथ आपको गाइड कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपको कब क्या करना है। दैट इज टोटली योर चॉइस। जो भी आपकी परसेप्शन है इसको लेकर कि नहीं सेल्फ स्टडी से क्लियर नहीं हो सकता, डेफिनेटली हो सकता है। और सेल्फ स्टडी करनी ही है, कोचिंग नहीं लेनी, तो ऐसा भी नहीं है। दैट इज टोटली अपॉन द स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि क्या उसका रहना चाहिए।
एट लास्ट कुछ आप बोलना चाहेंगे स्तुति? सॉरी, मेरा नेबर है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कुछ नहीं, मेन है आपकी डेडिकेशन कितनी है। हाँ। इमोशनल ब्रेकडाउन्स होंगे, वो तो हम्म, पार्ट ही होता है प्रोसेस का, लेकिन मेन आपकी हाँ। प्रिपरेशन है। ओके, ओके। तो डोंट आई माइंड विश, हिम। ये आपको मुझे, हाँ जी। ओके, तो आई मेन रियली विश टॉपिक। एंड आई विश यू द बेस्ट स्तुति, कि आपको जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है दैट इज फर्स्ट प्रेफरेंस एसआरसीसी, उसके अंदर एडमिशन मिले। और फिर हम जल्दी एक बार फिर से मिलेंगे अपनी ऑडियंस के साथ, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए और बताने के लिए कि एक्चुअली आप थैंक यू आपको। टू यू, थैंक यू टू यू एज वेल। आपके मॉक सेशन से मुझे बहुत हेल्प करी थी, तो ओके, फॉर दैट यस, थैंक यू। ओके। इंपॉर्टेंट है, मॉक पेपर्स आपके काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉक पेपर के बेसिस पर ही आपको एक्चुअली पेपर का पैटर्न पता चल रहा है। और साथ ही साथ ना आप सारे कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज नहीं कर सकते। जब आप मॉक पेपर देते हो तो आपको पता लगता है कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक के किस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अंदर प्रॉब्लम है, तो आप उसको जाकर फटाफट से ब्रश अप कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट आपको वहां से आता है, और आपको पता लगता है कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हो पा रहा तो किस तरीके से आप पेपर के अंदर उसे डील आउट करके बाकी क्वेश्चन पे ध्यान दे सकते हो, क्योंकि हमने एंड पूरे के टाइम पूरे। मैनेजमेंट भी हाँ बहुत होती है। जी, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। ओके, काफी अच्छा लगा स्तुति आपसे बात कर। आई विश यू द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर पर्सपेक्टिव, फॉर योर करियर एज वेल। आई होप यू अचीव एवरीथिंग यू वांट इन योर करियर। थैंक यू सो मच थैंक यू अगेन सो मच। फॉर गाइडिंग आवर ऑडियंस और बच्चों को बताने के लिए कि कैसे वो और अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। सो मच सर। बाय सर, थैंक यू। ओके।